ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर खत्म किया था कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड होप सो जो प्रीवियस चैप्टर था आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा और अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो एक चीज मैं आप सब लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ कि जिस दिन मेरा 12th का सिलेबस खत्म, आपका भी सिलेबस विद रिविजन खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब हमें टाइम मिलेगा तो हम लोग फिर क्लास 11th भी पढ़ेंगे। तो क्लास 11 के अंदर जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं सारे आपको पढ़ाऊंगी। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो ध्यान रखिएगा, आप क्लास 11 तभी शांति से पढ़ पाओगे जब आपने 12th का सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। नहीं तो ऐसा होगा कि 12th का पोर्शन भी पेंडिंग पड़ा है, उसका रिविजन पेंडिंग पड़ा है और फिर उसके बाद में 11th मैंने शुरू कर दिया, तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो वो टोटली अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा काम था बताना, अब उसको कैसे अप्लाई करना है वो अब आप लोग जानो। ठीक है, चलो तो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर थोड़ा बहुत जो है प्रीवियस चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू WHO जानते हो ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? ठीक है, गूगल करो। चलो तो WHO ने ये बोला है कि सिर्फ फिजिकली फिट होना हेल्थ नहीं होता है ना। फिजिकली प्लस आपके इमोशनली भी, एंड प्लस आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हो उस तरीके से भी फिट होना जरूरी होता है। एंड प्लस सोशली भी हमें क्या होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी फिट है ही नहीं, परफेक्टली हेल्थी है ही नहीं। चलो फिर भी हम लोग डेफिनेशन तो लिख ही लेते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन लिख रहे थे किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन कैसा होना चाहिए, फिजिकली प्लस इमोशनली एंड कैसा बिहेवियर, एंड प्लस उसका जो बिहेवियर होता है एंड क्या होगा, सोशली हेल्दी होना चाहिए, सोशली हेल्दी होना चाहिए। बट ये मैं हेल्थ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसमें क्या बोलना चाहिए, एक वर्ड इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, कौन सा, रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिवली क्या होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना इसके अंदर कौन कौन, फिजिकली भी, इमोशनल आपका क्या बोलेंगे, बिहेवियर हो जाएगा, एंड प्लस सोशल हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसका एक और डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। या फिर हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, एंड प्लस कैसे होनी चाहिए, नॉर्मल फंक्शनल होने चाहिए, नॉर्मल फंक्शनल होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, एंड प्लस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ यहाँ पे सॉरी देखो, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करेंगे और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आएगी क्या, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, तो आप लोग जानते हो कि आज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, और इवन सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, चाइना और इंडिया, है ना। तो ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से दिक्कत क्या होगी कि सबको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, एंड मतलब क्या होगा, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर हमारे बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं अगर बहुत सिंपल सी बात करूं तो इंडिया बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, एंड यहाँ पे एक जॉब की जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर कितने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट होते हैं। जिसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो जो नीट एग्जाम होता है, इस नीट एग्जाम के अंदर अप्रॉक्स जो सीट्स होती है उसके अंदर कितने बच्चे मतलब एग्जाम देते हैं, 15 लाख के करीब।
लिटरली 10 से लेकर 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं एंड सीट्स कितनी कम है। तो ये रीजन क्या हो गया, दिस इज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन को है कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट टाइम इंडिया ने यहाँ पे बनाया था क्या, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था इंडिया के अंदर, और ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1951 के अंदर। और ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो फैमिली को क्या करना है, प्लानिंग करना है। तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ था इन इंडिया, इन अवर इंडिया 1951 के अंदर, जो बाद में पॉपुलर हुआ था आरसीएच के नाम से, ठीक है। एंड आरसीएच का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव, आर से रिप्रोडक्टिव, सी से चाइल्ड हो जाएगा, एंड हेल्थ से हो जाएगा, एच से हो जाएगा हेल्थ। तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, ठीक है। और हम बोलेंगे कि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो बाद में पॉपुलर हुआ था किस नाम से, आरसीएच के नाम से। तो ये पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा है क्या, ओवर पॉपुलेशन के बारे में। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इस ओवर पॉपुलेशन के अंदर इंडिया ने क्या किया था, फिर यहाँ पे स्लोगन बनाना शुरू किया था। अब ये जो है ना प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया, उन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि पॉपुलेशन पे प्लीज कंट्रोल कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने, अब इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसी जो होती है लाइक एनजीओ होते हैं, ये भी पार्टिसिपेट किया इन लोगों ने। अब हम लोग वीडियो से, ऑडियो से, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग खूब सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उस तरीके से हम लोग लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि न्यूज़ चैनल हो गए या फिर जो टीवी हो गए, तो उनके अंदर भी क्या आते हैं, बहुत सारे आते हैं ना, जहाँ पे हमें अवेयर किया जाता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन स्लोगन चलाया था इंडिया में, हम दो हमारे दो, ठीक है। पहले यहाँ पे एक स्लोगन शुरू हुआ था, कौन, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो हम दो लोग हैं कपल, और बच्चे भी कितने हो जाएंगे, दो। बट बाद में ये चेंज होके क्या हो गया, हम दो हमारे एक, मतलब हमारे एक बच्चा। और उसके बाद में अब तो कुछ लोग और भी आगे चल रहे हैं कि मैं बस एक और कोई नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से स्लोगन बना के भी इंडिया क्या कर रही है, हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो इसमें अवेयर किया जा रहा है लोगों को वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, है ना, एजेंसीज, ये सब पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा है कौन सा, ओवर पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे रिसर्च। तो रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ फील्ड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ फील्ड। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो फील्ड है उसमें फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने खूब सारी फंडिंग करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में स्टार्ट हुई खूब सारी रिसर्च। एंड उस रिसर्च में क्या किया गया, बर्थ कंट्रोल के नए नए तरीके निकाले गए। और उसमें से जो अभी आज के टाइम में सबसे पीक पे या सबसे डिमांडिंग जो मतलब यूज हो रहा है ना, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। बहुत यूज हो रही है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड क्या नाम है उसका, सहेली। ये मैंने जब एम्स का एग्जाम दिया था तो उसमें भी क्वेश्चन आया था, और ये सेम क्वेश्चन जब मैंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था ना, उसमें भी रिपीट हुआ था। तो सहेली को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वंस इन अ वीक। देखो मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती थी ना, उनके अंदर होता था स्टेरॉइड। देखो स्टेरॉइड जब भी आप बाहर से लेते हो तो उसके कुछ न कुछ हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। समझ आ रहा है पॉइंट, क्या बोला मैंने, कि अगर स्टेरॉइड अगर आप एक्सटर्नली अगर कंज्यूम करते हो तो स्टेरॉइड जो होते हैं उनके कुछ न कुछ बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट जरूर होंगे। तो ऐसा ही सेम चीज, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो डेली खाई जाती थी रोज, तो ये कैसी होती थी, स्टेरॉइडल होती थी। एंड स्टेरॉइडल होने की वजह से उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होते थे। तो उसके बाद में इंडिया के अंदर, लखनऊ के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। एंड यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नई टैबलेट बनाई जो कैसी है, नॉन स्टेरॉइडल, जिसके साइड इफेक्ट बहुत कम होंगे
और इसको रोज खाने की कोई जरूरत नहीं है, वंस इन अ वीक, हफ्ते में सिर्फ एक बार ये खानी होती है। तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या किया, रिसर्च के लिए भी गवर्नमेंट ने खूब सारा फंडिंग दिया कि लाइक पॉपुलेशन किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए। इसमें हम लोग एग्जाम्पल बात करते हैं CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्कुल दिल से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। CDRI कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। एंड यू नो लखनऊ किसके लिए फेमस है, पान मसाले के लिए, गुटखे के लिए बहुत फेमस है। तो ये क्या हो जाएगा, लखनऊ CDRI। और इन्होंने यहाँ पे एक ड्रग बनाई थी जिसका नाम था सहेली, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वंस इन अ वीक। हाँ, इसको टैबलेट का नाम है वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक। और ध्यान रखना ये ड्रग कैसी है, नॉन स्टीरॉयडल ड्रग है, नॉन स्टीरॉयडल ड्रग है। तो इसमें स्टीरॉयड नहीं होता है, सो दैट्स वाई इसकी साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। और इसको डेली खाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, खूब सारा रिसर्च को भी एनकरेज करना शुरू कर दिया ताकि बर्थ कंट्रोल हो जाए किसी तरीके से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे अवेयरनेस भी शुरू की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्शन, अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में अवेयरनेस का मतलब जो भी हम लोगों को मिथ होता है ना, जो भी मिसकॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया, खूब सारा अवेयर करना शुरू किया कि नहीं बर्थ कंट्रोल करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी डिवाइसेस होती है। तो आपने भी देखा होगा उसका खूब सारा गवर्नमेंट फंडिंग करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। तो ये क्या हो जाएगा, अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक और टेक्निक पढ़ाऊंगी, कौन सी, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। अब सुनो, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी फैमिली के अंदर कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बहुत कॉमन है, और ऐसा होता है कि मतलब उस फैमिली के अंदर कोई ना कोई मेंबर जो है, चाचा जी में, दादाजी में, ठीक है, बुआ में या मामा जी में, इस तरीके से कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो अपीयर हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि वो बच्ची जो है या लड़की जो है वो अपना बच्चा कंसीव करती है, और उसके बाद अगर उसको डाउट होता है कि क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर मेरे बच्चे में भी हो सकता है क्या, है ना, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक यूज करते हैं। क्या चीज, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। अब इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो बच्चा होता है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो बेबी होता है वो एक, ये जो बच्चा होता है ना, ये पूरा का पूरा कवर्ड होता है किसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिरिंज या फिर निडल के थ्रू क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेंगे। एंड कॉमन सेंस की बात है कि एमनियोटिक फ्लूइड किसका पार्ट होता है, ये एम्ब्रियो का पार्ट होता है ना। तो इस फ्लूइड के अंदर थोड़ी बहुत सेल्स प्रेजेंट होगी, किसकी, एम्ब्रियो की सेल्स प्रेजेंट होगी। आप उन सेल्स को निकालिए, उन सेल्स को फिर क्या कीजिए, कल्चर कीजिए, क्योंकि थोड़ी मतलब वो फ्लूइड हम लोग इतना ज्यादा नहीं निकालते, बिल्कुल थोड़ा सा निकालते हैं, तो उसमें सेल्स भी क्या होगी, बहुत थोड़ी सी होगी। तो फिर उसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या, नहीं ना। तो हम लोग सेल्स को क्या करेंगे, फिर कल्चर करेंगे। तो ये हम लोगों ने सेल्स को क्या कर दिया, कल्चर कर दिया। एंड कल्चर करने के बाद इन सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, इनका क्रोमोसोम्स निकालेंगे। चलो निकालते हैं क्रोमोसोम। तो अब मान लो कि ये क्रोमोसोम कौन से हो गए, दोनों फर्स्ट क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम कौन सा हो जाएगा, सेकंड क्रोमोसोम हो जाएगा। ये क्रोमोसोम कौन सा हो गया, थर्ड क्रोमोसोम। ये वाला क्रोमोसोम फोर्थ एंड लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे 23 क्रोमोसोम जो है उनको अरेंज कर देंगे। अब अगर मान लो कि इसके अंदर कोई भी थर्ड क्रोमोसोम जो है इसका कुछ पार्ट टूटा हुआ है, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूटा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब श्योर अगर क्रोमोसोम टूटा हुआ है तो इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है वो तो है ही नहीं। नो डाउट ये बच्चे के अंदर श्योर एंड श्योर क्या होगा, कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट तो होंगे ही होंगे। ऐसा ही सेम चीज अगर मान लीजिए कि फर्स्ट क्रोमोसोम की कॉपी होती कितनी है, 2, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। बट अगर इसकी जगह
फर्स्ट क्रोमोसोम की अगर 3 कॉपी हो जाए तो अगेन 3 कॉपी होना मतलब क्या होता है, एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो श्योर हो गया कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट जरूर होगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि सेकंड क्रोमोसोम की कॉपी होनी कितनी चाहिए, 2 कॉपी होनी चाहिए, बट अब कॉपी कितनी है, 1। तो श्योर हो गया अगेन कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ, इस पैदा होने वाले बच्चे को कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो एमनियोसेंटेसिस जो होती है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। एंड क्रोमोसोमल डिफेक्ट मतलब कोई क्रोमोसोम टूटा हुआ तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम की कॉपी एक्स्ट्रा तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम कम तो नहीं है। तो ये सब चीजें यूज की जाती है। और जब पता चलता है कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ है प्रॉब्लम, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, इस बच्चे को फिर एबॉर्ट करने का सजेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये बच्चा जो पैदा होगा तो ऑब्वियसली इसको कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा ही होगा, और जेनेटिक डिफेक्ट होंगे ना। अब जेनेटिक डिफेक्ट जो बाई बर्थ होते हैं उनको ठीक तो नहीं किया जा सकता है ना। तो देखो ये पैदा होने के बाद बच्चा भी परेशान होने वाला है, ठीक है, और इनके पेरेंट्स भी क्या होंगे, परेशान होंगे, और ऑब्वियसली हमारी कंट्री जो होती है वो सबसे ज्यादा परेशान होगी। क्यों, कंट्री हमेशा ये डिजर्व करती है, ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारा जो यंग है, यूथ जो है, जैसे मान लो कि आपके ऊपर रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं, आपको खाना खिलाया जा रहा है, आपको बुक्स प्रोवाइड की जा रही है ना, एंड आपको मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी भी बेसिकली क्या किया जा रहा है, अभी आपको नरिश किया जा रहा है, अभी आपको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं ताकि आगे आने वाले फ्यूचर के टाइम के अंदर आप क्या करो, इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करो। पॉइंट समझ आया? तो ये चीज होती है। बट अब अगर मान लीजिए कि इस बच्चे को अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर होगा तो ये बच्चा तो कंट्री के डेवलपमेंट में कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होगा, एंड साथ में क्या करेगा, रिसोर्सेज जो होगा वो यूटिलाइज करता जाएगा। तो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर इनका डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, इस तरह के बच्चे जो है उनको अबॉर्ट कराया जा सकता है। इतना समझ आ गया? और चलिए, तो ये चीज होती है क्या, एमनियोसेंटेसिस। अच्छा, बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एमनियोसेंटेसिस जो होता है ना, वो टेक्निकली ये टेक्निक यूज की जाती है 4th और 5th मंथ के अंदर। उससे पहले आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। कौन से महीने में, 4th और 5th मंथ में। एंड यू नो 3rd मंथ के बाद जब एबॉर्शन करवाया जाता है ना, तो वो मदर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि उसके यूट्रस जो होता है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट पड़ता है 3rd मंथ के बाद। और एमनियोसेंटेसिस कौन से मंथ में हो रहा है, 4th 5th मंथ के अंदर, है ना। तो इस केस में जब बच्चे को मतलब मदर को जब बच्चा अबॉर्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर एमनियोसेंटेसिस से फिर एक और नेक्स्ट लेवल की एक और टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं सीवीएस। क्या बोलेंगे, सीवीएस, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। पढ़ाऊंगी मैं आगे ना, आगे टेक्निक आएगी। तो सीवीएस, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग टेक्निक। तो इस टेक्निक कब यूज करते हैं, इसको यूज किया जाता है 2nd और 3rd मंथ के अंदर। तो आप बिफोर 3rd मंथ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd मंथ मीन्स 2nd और 3rd मंथ के अंदर आप सीवीएस यूज कर सकते हो, जहां पे हम लोग एम्ब्रियो की सेल्स कहां से हार्वेस्ट करेंगे, कोरियोनिक विलाई से हार्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे कहां से हार्वेस्ट की थी, एमनियोटिक फ्लूइड से। अब कहां से हार्वेस्ट करेंगे, कोरियोनिक विलाई से। तो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं सीवीएस, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो ज्यादा एडवांस होती है। बट अब उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्निक आ गई कौन सी, क्योंकि ना हम लोग ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनको हार्वेस्ट करेंगे कहां से, अम्बिलिकल कॉर्ड से। कहां से हार्वेस्ट करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड से। देखो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो टेक्निक होता है जिसको हम बोलते हैं पक्सी, अच्छा पढ़ाऊंगी भी जो है ना, तो उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड वाला ये टेक्निक तब यूज किया जाता है जब एमनियोसेंटेसिस भी आपने कर लिया या आपने सीवीएस कर लिया एंड दोनों से आपको कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिला, ठीक है, तब उसके बाद में हम लोग यूज करते हैं कौन सी टेक्निक, जब हम लोग सेल्स हार्वेस्ट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से। बाकी इतना ध्यान रखना अभी कि एमनियोसेंटेसिस से ज्यादा एडवांस टेक्निक कौन सी होगी, सीवीएस, जो हम आगे पढ़ेंगे, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। ठीक है, अच्छा ये टेक्निक मैं फिर आपको एक बार पढ़ाऊंगी कहाँ पे, जेनेटिक्स के अंदर। ये टेक्निक हम फिर वापस कहाँ पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के अंदर, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी म्यूटेशन,
तो ये टेक्निक ऑब्वियसली क्रोमोसोमल डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए होती है। अच्छा, एमनियोटिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एम्ब्रियो की सेल्स को हार्वेस्ट किया जाएगा। एम्ब्रियोनिक सेल्स हार्वेस्ट फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड से इनको हार्वेस्ट किया जाएगा। और इसका यूज क्या होता है? टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब जब आप पैकेज पढ़ोगे ना तो इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बहुत सारे एग्जांपल दिखे हुए, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो अभी आपको वो सारी चीजें नहीं समझ आएगी, तो अभी इंतजार कीजिए टॉपिक जेनेटिक्स का, तब मैं आपको इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। ये क्लियर हो गया। और एमनियोसेंटेसिस कब यूज की जाती है? ये प्रैक्टिस के अंदर होगी कब? यूज इन 4th और 5th मंथ के अंदर। एंड 4th और 5th मंथ में तो बहुत लेट हो चुका है ना, क्योंकि 3rd मंथ के बाद जो है एबॉर्शन करवाना बहुत मदर के लिए हार्मफुल होता है। इतना समझ आ गया? बट प्रीवियस टाइम के अंदर जब सीवीएस टेक्निक नहीं आई थी तो सबसे पहले हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करते थे? एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। तो एमनियोसेंटेसिस का जो है मेन पर्पस तो ये था कि जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करना, टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को फाइंड आउट करना, ठीक है। बट बाद में इसका होने लगा मिसयूज। और वो मिसयूज क्या है? देखो, आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? आप फाइंड आउट कर रहे हो क्रोमोसोम, और अगर इस क्रोमोसोम में आपने गलती से एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम को अगर देख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बच्चा कौन सा है, मतलब ये फीमेल है या फिर ये मेल है। तो उस कंडीशन में जिनको लड़की नहीं चाहिए होती है तो क्या करते हैं फिर? फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, मतलब फीमेल का फीटस जो होगा उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो इंडिया में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ था। कहाँ पे? एमनियोसेंटेसिस का, इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि कोई फाइंड आउट नहीं करना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बंद करो इस टेक्निक। और इस तरीके से एमनियोसेंटेसिस जो है वो इंडिया के अंदर कंप्लीटली बैन हो चुका है। अब हम नहीं यूज कर सकते इस टेक्निक को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसका मिसयूज क्या था? तो इसका मिसयूज था फीमेल फीटिसाइड। साइड तो आप लोग समझते हो ना, वीडीसाइड, हर्बिसाइड, है ना। पेस्टिसाइड, साइड का मतलब क्या होता है? किल करना, और फीमेल फीटस को किल करना फीमेल फीटिसाइड हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? बैन इन इंडिया। फिर बाद में बैन इन इंडिया, कंप्लीटली बैन हो गया यहाँ पे। चलो, तो यहाँ तक कोई तो प्रॉब्लम? तो ये हम लोगों ने अभी तो 4 पॉइंट पढ़े, अभी पॉइंट बहुत सारे आएंगे। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखो, इसके अंदर 5th पॉइंट आएगा कौन सा? चलो, तो नेक्स्ट हम बात देख रहे थे क्या? 5th पॉइंट। तो 5th आ जाएगा इसके अंदर क्या? नॉलेज। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्या करते हैं? नॉलेज देते हैं इस बारे में कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो आपका अभी वाला जो एज है ना बेटा, ये एज का क्या होता है? बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन जुवेनाइल फेज टू एडल्ट फेज। तो इस केस के अंदर बॉडी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं ये कभी कभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑर्गन, सॉरी, ग्रोथ के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है इसके अंदर, इन केस अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ हार्मोन अगर प्रोड्यूस नहीं हो तो इसके बारे में भी आपको अवेयर किया जाता है कि अगर मान लो इस तरह की कुछ अगर प्रॉब्लम अगर होती है तो आप जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए,
ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, सेक्स एजुकेशन के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि इस हार्मोनल डिस्टर्बेंस के अंदर कभी कभी हम लोग अगर एसटीडी का शिकार भी हो सकते हैं। एंड आपको मैं शायद एक बार चीज अवेयर करवा देती हूँ कि जो भी एसटीडी है जो बैक्टीरिया से होती है, अगर इनिशियल स्टेज में अगर पता चल गया तो उसका क्योर पॉसिबल है। बट जो एसटीडी वायरस से होती है, कान खोल के सुन लीजिएगा, उसका कोई इलाज अभी तक क्योर नहीं है और उसमें सीधा ही डेथ जो होती है वो रिजल्ट होगा। तो इससे बेटर क्या है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बोला जाता है, संयम बोला जाता है, क्योंकि जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो ये सेक्स एजुकेशन देना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सेक्स एजुकेशन सिर्फ टीचर देंगे, नहीं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हमें इस बारे में अवेयर करवाते हैं, है ना। एंड प्लस हमारे जो फ्रेंड्स हो गए एंड प्लस रिलेटिव्स हो गए, तो ये सभी हमें इस बारे में एजुकेट करते हैं, जिसका एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शायद इसीलिए हम लोग ये चैप्टर भी कौन सा पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4th चैप्टर यही आपका क्या है, सेक्स एजुकेशन है। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। अब ये क्या होती है भाई, मैंने सेम चीज बोला था क्या, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एसटीडीज के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन, जो मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी कि कौन कौन सी डिजीज होती है, उनका क्योर होगा या नहीं होगा, या क्योर होगा भी तो कब हो सकता है। ठीक है, चलो तो ये सारी हम लोग इंफॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कौन कौन सा हो गया इसके अंदर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम और पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा टॉपिक कि अब बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, 9th उसके बाद में प्रिवेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, प्रिवेंट सेक्स अब्यूज एंड सेक्स क्राइम, अब्यूज एंड क्राइम। देखिए ये प्रॉब्लम जो है ना, मतलब मैं थोड़ा इस बारे में खुल के बात करूंगी आप लोगों के साथ। शायद आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होगी जिसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ें कॉमन सी नोटिस करते हैं कि ये कुछ ना कुछ स्पेशल हमारे सोशल एंटी सोशल कुछ एजेंट होते हैं। लाइक मतलब कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो थोड़े साइको होते हैं, मतलब जिनका आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो बेसिकली ये जो लोग होते हैं ना, ये अपनी मतलब फैमिली हो गई, अपने रिलेटिव हो गए, तो इनके ना जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं। सो बेटर अगर लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा अगर होता है तो आप प्लीज कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए एंड सीधा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, अपने, ठीक है, आप जिसको भी सबसे ज्यादा मानते हैं ना, आप प्लीज उनके सामने जो है इन बारे में खुल के पूरा बात कीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये चैप्टर तो आपको भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा देखो हमारे यहाँ शायद हम लोग बहुत लकी है बेटा कि हमें बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। ठीक है, तो इस बारे में भी आपको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट है जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, प्रॉब्लम्स के बारे में। इतना क्लियर हो गया। अब तुम सोचोगे कि मैडम आपको ये सारे पॉइंट याद कैसे हैं, और ध्यान रखना ये आपके 12th बोर्ड में इसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद मैंने ऐसे याद किया था, ओ राम की सीता, ओ राम की सीता। तो ओ फॉर हो जाएगा क्या, ओवर पॉपुलेशन, एंड आर फॉर क्या हो जाएगा, रिसर्च, ए फॉर अवेयरनेस और ए फॉर एम्ब्रियोसेंटेसिस, एम फॉर एक पॉइंट में भूल गए, कौन सा, मेडिकल। तो लास्ट 10th पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये मेडिकल फैसिलिटीज देना भी बहुत जरूरी है क्या, कि अगर कोई पर्सन को अगर एसटीडी हो गई तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, या कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम उसको बहुत केयर मिलनी चाहिए। इवन अगर बच्चा का बर्थ हो गया तो उसके बाद में भी उसका पूरा प्रॉपर केयर होना चाहिए। तो ये सारी क्या होती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती है।
चलो, तो ये M फॉर क्या हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज, एंड K फॉर नॉलेज, और I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सेक्स एजुकेशन, ठीक है। और एक अलग से आप लोग याद रखना B और P, तो B क्या होता है, बर्थ, एंड P फॉर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट सेक्स अब्यूज एंड सेक्स क्राइम। तो ये सारे आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे, होप सो, ठीक है। तो देखो, ट्रिक बहुत ज्यादा याद मत करना, क्योंकि एग्जाम में होता है कभी कभी आपको ट्रिक याद नहीं आती है। चलो, तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या यहाँ पे, प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग के बारे में। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। देखो, आज का जो लेक्चर है ना, थोड़ा थ्योरी वाला लेक्चर है, तो शांति से सुनते जाओ, सुनी तो रहे मैडम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हम लोग यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक होगा डबलिंग टाइम, एक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा मैंने स्पेस ज्यादा ले लिया, यहाँ समझे, एक तो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, डबलिंग टाइम हम लोग डिस्कस कर दे, ठीक है। और एक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम सेंसस के बारे में बात करते हैं, हिंदी में जनगणना बोलते हैं ना, तो इंडिया में जनगणना कब होती है, हर 10 साल में रिपीट होती है। जैसे लास्ट हुई थी 2009 के अंदर, उसके बाद होती 2011 के अंदर, तो होनी तो अभी चाहिए, अब अगले साल शायद हो सकती है हमारी अगेन जनगणना, ठीक है, सेंसस। तो ये हम लोग क्या करते हैं, उसमें ग्रोथ रेट फाइंड आउट करते हैं कि इन 10 सालों के अंदर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई है। तो दिस इज ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट, एंड वो भी कितना, एनुअल का मतलब यहाँ पे एक साल नहीं है, हम लोग 10 साल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, तो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट, तो यहाँ फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा, आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे कि आज की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको माइनस कर दो 10 साल पहले का जो पॉपुलेशन था, ठीक है, और फिर हम टाइम भी तो देखें ना, 10 साल, और रेट फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बहुत सिंपल। तो हम लोग बोलेंगे कि आप फॉर्मूला बन जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 अपॉन क्या हो जाएगा, P1 इनिशियल है ना, एंड फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे n, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये बन गया यहाँ पे इसका फॉर्मूला। चाहे मैं बता देती हूँ P1 P2 क्या है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे कि P2 क्या है, पॉपुलेशन साइज, P2 इज पॉपुलेशन साइज इन प्रीवियस सेंसस, ठीक है। और P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉपुलेशन साइज इन प्रेजेंट सेंसस हो जाएगा, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन टू सेंसस, और इंडिया के अंदर ये दो जनगणना के बीच का टाइम कितना होता है, 10 ईयर। तो इन इंडिया ये n इज इक्वल टू कितना होता है, n इज इक्वल टू होता है 10, ठीक है। तो जनगणना यहाँ पे हर 10 साल में की जाती है। चलो, ये समझ आ गया आपको, तो ये हो जाएगा एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट। तो इसको मैं जैसे एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, किसकी बात करें, मैं एक तो वर्ल्ड की बात करूंगी, फिर हमारे इंडिया की बात करूंगी। तो देखो, वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन की बात करें तो 900 सेंचुरी के अंदर, यहाँ पे सेंचुरी में 900 ईयर के अंदर यहाँ पे पॉपुलेशन जो थी, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी थी पूरे वर्ल्ड की, 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। वहीं पे ये 2000 ईयर के अंदर, सॉरी 2000 जो ईयर था उसके अंदर ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई। तो आप लोग समझ रहे हो
कि यहाँ पे सिर्फ 100 सालों के अंदर जो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 3 टाइम्स हो गई। कितना हो गया? 3 टाइम्स हो गया यहाँ पे। तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। तो मतलब ये तो बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह, मतलब रॉकेट की तरह लॉन्च हुआ है ना, मतलब पॉपुलेशन एकदम से शार्प इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब सीधा ही 100 सालों के अंदर 3 गुना पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, और अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 के अंदर ये हो जाएगा कितना? 7.2 बिलियन। तो अगेन आप लोग देख रहे हो कि सिर्फ 10 सालों के अंदर पॉपुलेशन जो है वो सीधा 10.2 बिलियन इंक्रीज हुआ है। तो मतलब पॉपुलेशन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया पॉपुलेशन के बारे में। इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन क्या है? तो अगर मैं आजादी की बात करूं तो 1945 के अंदर, तो आजादी से थोड़ा सा एक दो साल पहले ना, कब मिली थी आपको आजादी? 1940, चेक करना, नहीं मुझे पता है। तो 1945 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन थी कितना? 350 बिलियन, बिलियन नहीं मिलियन, 350 मिलियन पॉपुलेशन थी। और वहीं पे ये पॉपुलेशन 2000 के अंदर हो गई कितनी? 2000 मिलियन। तो देखो इसको याद करना बहुत आसान है। 2000 में कितना हो गया? 2000 हो गया। तो मतलब ये पॉपुलेशन तो भाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन के कंपेरेटिवली तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई 3 भी करोगे ना, तो 350 को मल्टीप्लाई 3 करो, तो मतलब उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या? डबलिंग टाइम के बारे में। तो डबलिंग टाइम में आपको पता ही होगा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पूरी पॉपुलेशन डबल होने में कितना टाइम ले रही है, डबल होने में कितना टाइम ले रही है, दैट इज द डबलिंग टाइम, है ना। जैसे एग्जाम, इसका फॉर्मूला क्या होगा मैम? तो यहाँ पे हो जाएगा डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 70 अपॉन ग्रोथ रेट, 70 अपॉन ग्रोथ रेट। अब नाउ क्वेश्चन, जीआर तो क्या होता है? जीआर तो ग्रोथ रेट होता है, जीआर तो ग्रोथ रेट हो गया, बट ये 70 क्या है? तो 70 एक्चुअली यूएस का है ये, क्योंकि यूएस की जो टाइम, यूएस की जो पॉपुलेशन होती है ना, उसको 70 साल लगते हैं डबल होने में। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लोगों ने वैल्यू क्या रखा है? 70 रखा है, क्योंकि उसको डबल होने में कितना टाइम लगा? 70 ईयर का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोगों ने 70 लिखा था। इतना आपको क्लियर हो गया? तो ये कहानी हो गई क्या इसके अंदर? डबलिंग टाइम के बारे में। एक जैसे एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे एक वैल्यू लिखा हुआ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि डबलिंग टाइम इज इक्वल टू 1.7% है। अब इस 1.7% का क्या मीनिंग हुआ? 1.7% का मीनिंग हुआ कि हर 1000 लोगों के अंदर कितने लोग नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर नए कितने पैदा हो रहे हैं? 17, वो भी कितने? 1 साल के अंदर। तो इसका मीनिंग हुआ, मीन्स 17 न्यू इंडिविजुअल इन 1000 पर ईयर। इसका मीनिंग ये होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबलिंग टाइम। अच्छा, अब मुझे बताओ डबलिंग टाइम जो होता है डेवलपिंग कंट्री का ज्यादा होगा या डेवलप्ड कंट्री का ज्यादा होगा? अगर मैं डबलिंग टाइम की बात करूं तो ये डेवलप्ड कंट्री का ज्यादा होना चाहिए या डेवलप्ड कंट्री का? बोलो बोलो। तो अगर मैं डेवलप्ड कंट्री हो गई और एक हो जाएगा यहाँ पे क्या? डेवलपिंग कंट्री, तो ज्यादा किसका होगा? कॉमन सेंस की बात है कि इसका होता है कितना? 2.1 और इसका कितना आ रहा है? 2.7। डेवलपिंग जो कंट्री होती है वो जनरली उसके अंदर बच्चे जो होते हैं, प्लानिंग क्या चलता है? हम दो हमारे दो, ठीक है, नहीं यहाँ पे होते हैं हम दो हमारे 3 4 5, इस तरीके से। सो दैट्स वाई हम बोलेंगे कि डेवलपिंग कंट्री का जो डबलिंग टाइम है वो ज्यादा होता है, मतलब वो जल्दी से डबल होती है, कम टाइम में जल्दी डबल होगी। समझ आ गया ये वाला पॉइंट? चलिए जी, तो उसके बाद एक लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है ना,
तो इसके पैरामीटर क्या होंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो तो रहा है बट क्यों हो रहा है, मतलब इसके अंदर मेन पैरामीटर कौन से इन्वॉल्व होंगे। तो पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या पैरामीटर होंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा नेटिलिटी पे कि कितने बच्चे पैदा हो रहे, और फिर ये डिपेंड करेगा मोर्टिलिटी पे भी, मतलब कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग और नेटिलिटी को बोल सकते हैं फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक फीमेल जो है, ठीक है, सॉरी, एक कपल जो है वो कितने बच्चे पैदा करता है। एक कपल अपने लाइफ टाइम के अंदर कितने बच्चे पैदा करेगा, दैट इज द नेटिलिटी, या उनकी हो जाएगी वो फर्टिलिटी हो जाएगी। इसी के अंदर मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करूंगी, दैट इज द बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चों का बर्थ हो रहा है। तो नंबर ऑफ बर्थ इन 1000, तो 1000 लोगों में कितने बच्चों का बर्थ हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा क्या, बर्थ रेट। पॉइंट समझ आ रहा है। अब ये जो बर्थ रेट होती है वो डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। अच्छा, एक अच्छी न्यूज सुनो कि ये जो टॉपिक है ना, ये हम लोग आगे पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर आएगा, तो वहां पे मैं इसको पूरा और वापस एक्सप्लेन करूंगी, एंड प्लस उस पर मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगी। तो अभी बस आप इसे हल्का हल्का सा सुन लो कि हाँ ऐसा मैम ने कुछ पढ़ाया था। ठीक है, तो जितना पढ़ा रही हूँ उतना याद कर लेना इसको, और ये सारी वैल्यू याद कर लेना क्योंकि ये वैल्यू सारी एनसीईआरटी की है। ठीक है ना, तो हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे बर्थ रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दो चीजों पे डिपेंड्स अपॉन, एक डिपेंड करती है टोटल फर्टिलिटी रेट पे, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक फीमेल अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम कितने बच्चे पैदा करती है, दैट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट। आप इसका डेफिनेशन जो है, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, सो दैट्स वाई आप जो है इसका डेफिनेशन स्टडी मटेरियल से आप लोग लिख लेना। टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल मतलब एक फीमेल अपनी लाइफ के अंदर कितने बच्चे पैदा करती है, तो वो क्या हो जाएगा उसका, तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। एंड कॉमन सेंस की बात है कि एक फीमेल अगर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है तो ऑब्वियसली बर्थ रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर दूसरा, ये एक और चीज पे डिपेंड करती है, रिप्लेसमेंट लेवल पे भी डिपेंड करती है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग RL, रिप्लेस कर। ठीक है, तो एक पेरेंट्स को कौन रिप्लेस करते हैं, उनके बच्चे। सो कॉमन सेंस की बात है कि एक कपल को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए जो उन दोनों को वो रिप्लेस कर दे, तो ये चीज क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट लेवल। तो अगेन हम बोलेंगे कि डेवलपिंग कंट्री का रिप्लेसमेंट लेवल बहुत ज्यादा है, मतलब हम दो हमारे 3 4 5, तो उनका RL भी क्या हो जाएगा ज्यादा। बट वहीं पे जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहां पे क्या होगा, डेवलप कंट्री में क्या होता है, हम दो हमारे एक, या मैं खुद एक। ठीक है, मैं भी इस पे बहुत बिलीव करती हूँ, मैं खुद एक। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल हो जाएगा, तो वहां पे RL क्या हो जाएगा, कम। तो अगर बच्चे कम पैदा करेंगे तो अल्टीमेटली बर्थ रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना समझ आ गया। तो ये था नेटिलिटी या फिर फर्टिलिटी। अच्छा, अब आ जाएगा इसके अंदर मोर्टिलिटी। तो मोर्टिलिटी में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेथ रेट के बारे में। ठीक है, तो अगेन डेथ रेट क्या हो जाएगा, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय 1000, मतलब 1000 लोगों में कितने लोगों की है ना मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेथ रेट। तो इस तरीके से हम लोग नेटिलिटी में पढ़ते हैं बर्थ रेट और मोर्टिलिटी में पढ़ते हैं क्या, डेथ रेट। कोई प्रॉब्लम? बस अब 5 मिनट का एक टॉपिक बचा है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। ठीक है, चलो देखो इधर, अब मैं ग्राफ बनाने वाली हूँ, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना। तो ध्यान रखना है, ये नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब हम लोग वापस पढ़ेंगे कहाँ पे, और वहां पे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो मैं आपको ग्राफ पढ़ाने वाली हूँ, कौन सा, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आप समझते हो ना क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो डेमोग्राफी जो होती है ना, वो बेसिकली डिपेंड करती है किसके ऊपर? क्रूड बर्थ रेट पे और क्रूड डेथ रेट। कुछ नहीं बोला मैंने। तो डेमोग्राफी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड होती है, डिपेंड्स अपॉन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो कितने लोग पैदा हो रहे हैं एंड कितने लोग मर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लो कि मैं एक कंडीशन ऐसी पढ़ा रही हूँ आपको कि बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कितना हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो हो जाएगा 0, और इस केस को बोला जाएगा यहाँ पे क्या? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोला जाएगा इसका, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 3 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब मैं आपको एक ग्राफ समझाने जा रही हूँ, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना। देखो, कोई भी जो कंट्री होती है उसको हम लोग टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड करने जा रहे हैं। कितने स्टेजेस में? 4 स्टेजेस में। तो कोई भी जो कंट्री होती है वो हमेशा इन 4 स्टेजेस को क्लियर करना है। कैसे? ये मान लो फर्स्ट स्टेज हो गया, एंड ये वाला कौन सा हो जाएगा? सेकंड स्टेज। ये वाला फर्स्ट स्टेज, और ये वाला हो जाएगा क्या? थर्ड स्टेज, एंड उसके बाद में ये हो जाएगा फोर्थ स्टेज। तो अगर मैं इनिशियल स्टेज का मतलब होता है शुरू में। देखो यहाँ पे बिल्कुल ये आप समझो कि कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको जैसे गांव में जो एटमोसफेयर मिलता है ना, वैसी वाली कंडीशन है। मतलब बिल्कुल ये जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, वो स्टेज नंबर 1 के अंदर होती है, जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है एंड बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा होती है। बच्चे पैदा तो बहुत होते हैं, बट सबको लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पे डेथ रेट भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। बट उसके बाद में जब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेडिकल फैसिलिटीज आना शुरू हो जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे कि डेथ रेट तो वैसे ही ज्यादा, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होने की वजह से डेथ रेट तो कम हो जाएगा, बट बर्थ रेट तो अभी भी उतनी ही ज्यादा है, ठीक है? फिर स्टेज नंबर 3 होता है, जहाँ पे लोग पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि डेथ रेट तो वैसे भी कम ही थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है ना, और ज्यादा इंक्रीज हो गई। प्लस अब जो है ना, यहाँ पे बर्थ रेट भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एंड फोर्थ स्टेज का मतलब होता है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों डिक्रीज होती है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये तो बहुत ही अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती है। ये वाला कौन सा होता है? डेवलपिंग कंट्रीज का होता है। फिर ये डेवलप्ड कंट्रीज का होता है, और ये वाला स्टेज आ जाएगा हाईली डेवलप्ड कंट्रीज का। इंडिया अभी इस फेज पे चल रहा है, सेकंड फेज के ऊपर, और एक्चुअली वो ट्रांसमिट हो रहा है सेकंड से थर्ड फेज के अंदर। जो यूएसए वगैरह होते हैं वो सारे थर्ड और फोर्थ स्टेजेस में चल रहे हैं। बाकी अफ्रीकन वगैरह जो है वो भी फर्स्ट स्टेज के सेकंड स्टेज के ट्रांजिशन में चल रहे हैं। तो लाइक दिस। अब मैं इसको ग्राफ से समझाती हूँ आपको। देखो, ये जो मैं ग्रीन कलर बनाऊंगी ना, तो ग्रीन कलर हो जाएगा यहाँ पे क्या? बर्थ रेट। तो अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे बच्चों की बर्थ बहुत ज्यादा होती है, और ऐसा तो है नहीं कि कंट्री जैसे इंडिया अभी डेवलपिंग चल रही है ना, बट फिर भी बर्थ बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, तो अभी भी बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद में जब लोग थोड़े एडवांस हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो बर्थ रेट क्या होगी? शार्प डिक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद में डिक्रीज ही रहेगी। तो ये तो ग्रीन कलर क्या हो जाएगा? बर्थ रेट हो जाएगा। अब मैं इसको बना रही हूँ डेथ रेट को रेड कलर से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब यहाँ पे बिल्कुल ही आदिवासी वाली कंडीशन जब चल रही थी, कुछ भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। देखो दोनों हाई है यहाँ पे, ये वाला पीक ना, तो डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। बट जब यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेथ रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आ गया? और फिर यहाँ पे डेथ रेट और भी कम रहेगी, और फिर ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है? ये हो गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं? डेथ बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो अब पॉपुलेशन देखो, इसका ग्रोथ क्या होता है, जब डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, बहुत कम, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही तो मर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली ग्रोथ क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, जब डेथ बहुत कम हो रही है, बर्थ बहुत ज्यादा हो रही है, तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे बर्थ भी क्या हो जाएगा, कम, तो उसके बाद में ये हो जाएगा फिर कांस्टेंट। पॉइंट समझ आ रहा है, तो ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, दिस इज टोटल पॉपुलेशन। मैं वापस बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे बोला था कि बर्थ भी ज्यादा हो रही है, डेथ भी ज्यादा हो रही है, बर्थ भी ज्यादा है, डेथ भी ज्यादा है, तो जब दोनों ही बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज ही नहीं हुई ना, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। समझ आ रहा है। बट इस केस में क्या हुआ कि अब मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, तो डेथ तो कम हो गई बट बर्थ अभी भी उतनी ज्यादा है ना, तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस सेकंड स्टेज के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी है। फिर ये हो जाएगा क्या, डेवलप्ड कंट्री का, जहां पे हम बोलेंगे कि अब बर्थ तो कम हो जाएगी और डेथ तो ऑलरेडी कम थी, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, फिर कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगी। और फिर फोर्थ स्टेज में दोनों ही कम है, तो अब वो एज इट इज ही रहेगा, फिर कुछ चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेज होता है ये होता है किसका, डेवलपिंग कंट्री का, ये स्टेज होगा किसका, डेवलपिंग कंट्री का। अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, वीडियो एक बार वापस देखो, इतना कोई टफ है नहीं और इतना कोई दिमाग लगाने की चीज है नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया एंड फोर्थ स्टेज ये किसका हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री का। इतना पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट और मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो लास्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मेजरमेंट, तो लास्ट टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे हमारा मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अब मुझे बताओ पॉपुलेशन ग्रोथ को आप मेजर कैसे करोगे, आप कैसे रोकोगे पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका कौन सा, मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज। एक काम करते हैं, जो मैरिज की एज होती है ना उसको आगे बढ़ा दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर बाद में बच्चे भी कम पैदा होंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे इसमें बॉय की मैरिज की जो एज होती है वो कितनी होती है, 21 ईयर इंडिया के अंदर, एंड जो गर्ल होती है इसकी शादी की एज क्या होती है, 18 साल, 18 ईयर। तो मतलब आपको गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस तो 18 का साल का मिलेगा, बट शादी करने का लाइसेंस बॉयज को 21 की एज में मिलेगा, बट गर्ल्स को 18 की एज में मिल सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया मैरिजेबल एज। फिर सेकंड, आप लोगों को एजुकेट कर दीजिए। ठीक है, तो एजुकेशन से क्या फायदा होगा, लोग अपने बारे में अवेयर होना शुरू होंगे, एंड फिर को कहीं तो कहीं उनको समझ आएगा क्या कि शादी करना ही सब कुछ नहीं होता है, अपनी लाइफ भी इंपॉर्टेंट होती है, अपना काम भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को एजुकेट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, फिर थर्ड होता है इसके अंदर इंसेंटिव, क्या हो जाएगा, इंसेंटिव। जैसे मान लीजिए कि जिनके कम बच्चे हैं तो आप उनको क्या कर दीजिए, पैसे दे दीजिए या कुछ तरीके से एनकरेज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंसेंटिव। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर एजुकेशन, इंसेंटिव हो गया, और फोर्थ देख लेना कौन सा वाला है। ठीक है, चलो तो ये सारे हम लोगों ने पढ़े हैं अभी क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। तो आज का जो टॉपिक था थोड़ा थ्योरी वाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग वीडियो वापस देख लो ना, वैसे ही सारा समझ आ जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़े थे, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा था, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनकी क्या सॉल्यूशन होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पॉपुलेशन ग्रोथ का, जिसमें हमने एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट पढ़ा था और एक पढ़ा था डबलिंग टाइम, और फिर उसके बाद मैंने आपको ये वाला डेमोग्राफिक ग्राफ पढ़ाया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने सिर्फ ये मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, जिसके अंदर 4 पॉइंट होते, मैं 4th पॉइंट भूल गई हूँ। ठीक है, चलो आप लोग देख लेना, बहुत सिंपल सा होगा। चलो, तो ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये जो बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड क्या बैरियर्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये मैं सारे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।